नमस्कार डियर आईएएस एस्पिरेंट्स। बहुत दिनों बाद ये एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका हर तरफ शोरगुल है कि 3 फॉर्म लॉज जो हैं वो सेंटर लेके आए हैं। स्टेट का सब्जेक्ट है, कई स्टेट नाराज़ हैं, अपोजिशन अलग से नाराज़ है, उसका अपना वो लगता है कि उनकी पावर ख़त्म हो रही है। और सचमुच ऐसा लगता है कि भाई जब एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी कि सेंटर लॉ लेके आए, वो भी कोरोना काल में। तो क्या सब कुछ ठीक है? फार्मर्स क्यों नाराज़ हैं? ख़ास तौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, सब जाम कर रहे हैं। कुछ तो कारण होगा, और क्या सरकार की नीयत सही है? इस पर हम सब विषयों पर एक एक करके गौर करेंगे। और ये ना सिर्फ आईएएस एस्पिरेंट्स और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि आम आदमी के लिए एक बहुत बढ़िया लेक्चर मैं आपको लाया हूँ, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस एज एडमिनिस्ट्रेटर एपीएमसी आज़ादपुर मंडी, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसको पूरा करने की कभी कोशिश की गई? तो ये सब इशूज़ हैं सामने हमारे। तो शुरुआत करते हैं कि ये एमएसपी की मांग क्या है। एमएसपी ऐसा क्या है, इशू है क्या? तो इस पर एमएसपी पर एक अलग थोड़े देर में चर्चा करूंगा मैं। फिर है क्या एपीएमसी सचमुच चली जाएंगी, इस पर भी चर्चा का विषय है। कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि लैंड, किसानों की लैंड चली जाएगी तो फार्म लॉ में जब मैं आपको डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा कि इसमें फार्मर की लैंड नहीं जा सकती, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी हालात हो जाए, रिकवरी नहीं हो सकती लैंड के रूप में। फिर क्या है कि पेमेंट में देरी हो सकती है, ये भी नहीं है 24 घंटे में पेमेंट देना है। वो सारी बातों का इन लॉज में ख्याल रखा गया है। और जैसे कि बंधुआ बन जाएंगे मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में। कई स्टेट में, कर्नाटक में, पंजाब में प्राइवेट मार्केट शुरू हो गए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा नहीं है। और इसके अलावा क्या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यहाँ पर मैं समझता हूँ कमज़ोर कड़ी है, क्योंकि लॉज में जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि उसमें बहुत ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। सरकार को ये झगड़े का हिस्सा अपनी तरफ से लेने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इन्होंने जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, रघुराम राजन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा भाई इसमें कैपिटलिज्म और सेंट्रलाइजेशन बहुत बड़ा इशू है जो बढ़ेगा। ऑफकोर्स बढ़ेगा, जब सेंटर पास करेगा तो सेंट्रलाइजेशन ऑब्वियसली होगा, जब कारपोरेट आएंगे तो कैपिटल। लेकिन क्या ज़रूरत नहीं है इस बात की? क्या 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में तो अपोजिशन नहीं हुआ? बजाज स्कूटर वालों ने तो ये कह दिया था कि अब सब कुछ इंडिया का ख़त्म होने वाला है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो फार्म लॉज हैं ये एक दूसरी दुनिया में ले जाएंगे हमें? आज की डेट में आपको भी पता है कि कोई फार्मर जो है वो अपने शौक से नहीं करता, बाय प्रोफेशन वो करता है। पढ़ लिख के वो फार्मर नहीं बनना चाहते। ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसा विजन इस फार्म लॉ में है कि जो पढ़े लिखे नौजवान किसानों के बेटे हैं वो वापस चले जाएं अपनी फील्ड में और कहें हम किसानी करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्टिव हो जाएगा, ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा? यस, हो भी सकता है, लेकिन इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर हम विचार करेंगे। इसमें अभी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि फार्म लॉ में ऐसा है क्या, एक एक करके उसकी हम कड़ी खोलेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको पता होगा कि जैसे प्रेमचंद का 100 सेर गेहूँ, किसान की वही हालत थी 1925 से 1947-48 तक, कुछ नहीं बदला। साहूकार पैसा देता था 5% पर मंथ के ब्याज पर, क्योंकि फसल बोने के लिए किसान को ज़रूरत होती थी। साहूकार पैसा देता था, अंगूठा या साइन कराता था, और उसके बाद जब फसल कटने की नौबत आती थी अपने आदमियों को लेकर खुद फसल कटवाता था और उसको थोड़ा बहुत दे देता था और कहता था उससे, किसान से कि तेरा ब्याज एडजस्ट हो गया, मूलधन अभी बाकी, यानी दब के रह जाता था किसान। तो जब देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एंट्री, जैसे शेड्यूल 7 में जो स्टेट मैटर्स हैं उसमें 14 नंबर की एंट्री में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट
स्टेट में रखा गया। फिर 26 एंड 27 एंट्रीज में इसमें ट्रेड, कॉमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब उसमें रखा गया। और 27 में उसका बारे में गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट में रखा गया। लेकिन नेहरू जी ने जब पीएम थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टेट जो है एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को सामने नहीं ला रहे हैं, बहुत किसान का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कुछ तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए। लेकिन 54 तक आते आते उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि जो शेड्यूल 9 उन्होंने बनाया था, जो आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू रखा था, उसमें एक एंट्री जोड़नी पड़ी उनको, 33 एंट्री। ये 33 एंट्री क्या है, ये इसमें सेंटर को पावर्स मिल गई कि वो ट्रेड में, कॉमर्स में, ये उसके साथ जो है लॉ सेंटर भी बना सकता है। और यहाँ तक कि ओवर राइडिंग पावर, देखिए 2 तरीके से होते हैं लॉज, कि एक तो होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी सेक्शन, इसका मतलब कि कहीं भी और कुछ है लेकिन ये लागू होगा। और है सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस, जब सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस होता है कि और जगह प्रोविजन है, पहले वो रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो ये चलेगा। यहाँ 33 एंट्री में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, यानी कि जो 26-27 में जो ट्रेड, कॉमर्स और उसके बारे में बात की गई थी, तो उसमें था कि ये सेंटर को पावर है बनाने की, और वो पावर जो है वो ये था कि notwithstanding any entries in 26 and 27, center can make laws on production, distribution, trade and commerce in respect of any produce including agriculture produce। सवाल है, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्या? क्या सीरियल्स हैं, आपके पल्सेज हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हॉर्टिकल्चर आइटम है, फल, सब्जी, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिशरीज है, पोल्ट्री है, ये सब कुछ आते हैं। और ये किसान मंडी का कंसेप्ट 1955 उसके बाद जो शुरू हुआ, तो स्टेट ने अपनी मंडियाँ बनाई, उसमें ये निश्चित किया कि फार्मर से कोई भी खरीद नहीं सकता एपीएमसी मंडी जो जिसका जुरिक्शन है उसके बाहर। यानी अब वो सवा सेर गेहूँ वाला साहूकार जो है वो आके किसान के उससे नहीं ले सकता। किसान की पहली जो उपज है, पहली सेल जो है वो मंडी के थ्रू होगी। अब एक कॉलोनाइजेशन से उसका पीछा छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे एपीएमसी में भी खामियां नज़र आने लगी, क्योंकि जो कमीशन एजेंट थे वो अपनी मनमानी करने लगे और वो किसान को से मनमाने वो करते थे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटर एपीएमसी आज़ादपुर मंडी में मेरा अपना तजुर्बा ये रहा कि कहते हैं कि एपीएमसी किसानों की मंडी, लेकिन आप सचमुच में विश्वास करिए ये मंडी कमीशन एजेंट की, आड़तियों की मंडी कहलाती है। आड़ती एनकोच करेगा, आड़ती एक्शन, वो रुमाल में ऐसे एक रुमाल रख लेते हैं और अंदर अंदर ट्रेडर और कमीशन एजेंट तो किसान को थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन किसान दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि यही कमीशन एजेंट उनके उपज वाले किसानों के जाकर उसके लड़कियों की शादियों में मामा बनते हैं, उसको कर्ज देते हैं और पूरा रिश्ता रखते हैं, रिश्ता निभाते भी हैं। मैंने कई बार किसानों को बुलाया, एप्पल के, शिमला के, सोपोर के, और उनसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने कहा साहब माफ़ करें, सरकार हमें क्या करे, क्या आप हमारी गारंटी लेंगे? हमारी शादी में अगर कुछ हमें पैसा चाहिए होगा या हमें मुसीबत में कुछ पैसे की ज़रूरत है तो क्या आप हेल्प करेंगे? वो सब कुछ नहीं करते। वो जितना ये लोग इनका आपस में, यहाँ पूरे आज़ादपुर मंडी के पास 1 किलोमीटर तक स्टार 2, 3 होटल्स हैं, उसमें ठहराते हैं, वो उनको ऐश कराते हैं। तो एक रिश्ता बना हुआ है, वो रिश्ता है। उसकी वजह से किसान कहता है कि 25-30% हमारे कम भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर हमारा तो आदमी है, जब मर्जी उनके पास आ सकते हैं। तो अब दूसरी बात ये कि ये जो है कमीशन एजेंटों का फिर ये था कि अब 1964-65 में 2 साल लगातार अकाल पड़ा, हालत यह हो गई खाने को नहीं। उस वक्त ज़रूरत थी कि किसानों को कैसे सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उन्हें कि उनका माल बिकेगा नहीं। उसके बाद 65-66 के आसपास एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया
जिसे डॉक्टर बोरलाग और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने इंडिया में एक हरित क्रांति लाए, एक अलग किस्म के ज़्यादा पैदावार वाले बीज, फर्टिलाइजर्स, किस समय कैसे बोना है, ज़्यादा पानी का। तो इसमें पंजाब और हरियाणा के किसानों को सबसे फ़ायदा हो। जो अब अमीर किसान थे, जिनके पास साधन थे, वो अमीर हो गए। और ये, लेकिन इसमें डर ये था कि हम बो तो रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा। सरकार ने पहली बार MSP लाया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि धान और गेहूं अगर आप उगाते हैं, हमारी गारंटी, आप उगाइए, हम खरीदेंगे। तो एक उन्हें प्रोडक्शन मिल गया। तो हरित क्रांति और अकाल के पीछे ये हुआ। और बाद में आगे की कहानी ये रही कि धीरे धीरे 1980 तक जो इंडिया है वो सक्षम हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गया अनाज में। लेकिन उसके बाद ये जो MSP और उसका भी घोटाला रहा, क्योंकि MSP में देखिए, MSP जो है 23 चीज़ों में MSP होता है फिक्स। जो पेरिशेबल आइटम है, जैसे फल सब्जी, उनमें नहीं होता। ये होता है सीरियल्स में, पल्सेस में, जूट में और ये वाले ऑयल्स में होता है। इसमें सिर्फ 2 ऐसी उपज हैं, धान और गेहूं, जो कि सचमुच सरकार MSP पे खरीदती है, बाकी का फिक्स है। मंडी में इससे कम पे बोली नहीं लग सकती। तो MSP का फ़ायदा किसको हुआ और किसको नहीं हुआ, ये भी एक बड़े ताज्जुब की बात है कि जब शांता कुमार कमेटी आई तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि APMC में बड़ी खामियां हैं। फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो प्रिक्योर करती थी, इधर अनाज सड़ रहा है, देश में कमी नहीं है अनाज की, लोग भूखे मर रहे हैं। तो उसमें करप्शन भी था। करप्शन ये था कि मंडी में किसान आता था और वो FCI के अफसर उससे बोल देते थे कि भाई आज नहीं है जगह हमारे पास, कल आना। ये उनकी साठगांठ होती थी। जो ब्रोकर होते थे, उनके छोटे मोटे गोदाम होते थे, वो अनाज को रख लेते थे। 2500 रुपये वाला क्विंटल वाला वो 1800 में ले लेंगे और अगले दिन उन्हीं किसानों के नाम पर FCI वाले उनसे साठगांठ करके आधा आधा पैसा रिश्वत का बांट के कर लेते थे। ये चल रहा था। APMC में जैसे मैंने बताया खामियां थी, तो ये सुधार की ज़रूरत थी, इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट ने 2003 और 6 के बीच में मॉडल बाई लॉज बनाए कि भाई ये APMC के मॉडल लॉज अप्लाई करो। 15-16 प्रदेशों ने किए। हालांकि बिहार ने वो जो APMC वाला वो ख़त्म कर दिया। तो अब हालत ये हो गई कि जो MSP का शांता कुमार कमेटी का कहना ये था कि सिर्फ 6% किसान हैं जो MSP का सचमुच फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी किसान फ़ायदा नहीं उठा रहे। दूसरा, ये नीति आयोग ने 2015-16 में ये पाया कि सिर्फ 20% किसानों को MSP का पता है। कि जैसे नॉर्थ इंडिया में उड़ीसा के किसान को नहीं पता, बिहार वालों को नहीं पता और साउथ में किसी को नहीं पता, और ना वो इतने अमीर है कि ट्रैक्टर लाके और रोड जाम कर सके। तो ये MSP का धान और गेहूं की गारंटी होने से हुआ क्या, सारा क्रॉप पैटर्न बिगड़ गया। इस वक्त ज़रूरत इस बात की हुई जब 2016 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में और 2019 में पार्टी ने, कांग्रेस ने भी कहा कि प्राइवेट मंडी का होना जरूरी है, इसमें रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। और मोदी जी ने कहा हम सरकार आमदनी दुगनी कर देंगे किसान की। कैसे करेंगे दुगनी? प्रॉब्लम इनके लिए खड़ी हो गई थी। क्यों? कि कांग्रेस सरकार को जब ये थोड़ा आइडिया था कि अब हमारी सरकार जाने वाली है, तो उन्होंने एक ये चलाया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आ गए। उसके तहत जो है 2 रुपया और 4 रुपये किलो धान और वो बेचेंगे, हर घर में देंगे, यानी 80 करोड़ जनता को इनको घर बैठे मिलेगा सस्ते दामों पर। तो अब तो ज़रूरी हो गया, MSP हटा भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों सरकार इस पर बहस कर रही है। पहले कह दे क्यों, MSP तो आप अगले 10 साल तक हटा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको धान और गेहूँ तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में लेना ही है और वो देना है। एक तो ये, दूसरा APMC मंडी ख़त्म करने की बात भी नहीं हुई, ना ख़त्म हो सकती है। पैरेलल मंडी शुरू हो सकती है। इसमें महाराष्ट्र का और कर्नाटक का अच्छा एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा देख लें ये फॉर्मूला हैं क्या। तो पहला जो एक्ट है वो APMC मंडी को, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो नोटिफाइड मंडी है किसान वहीं ला सकता था, किसान और कहीं नहीं ले जाएगा किसी मंडी में, स्टेट के बाहर नहीं ले जा सकता। हालांकि APMC आज़ादपुर मंडी में
फल और सब्जी हर कहीं से आ सकती है। जैसे सेब आता है कश्मीर से आता है, शिमला से आता है, जो ऑरेंज है और केला है वो नागपुर वगैरह से आता है, सारा एक जगह होता है। लेकिन इसमें जो एपीएमसी से बाहर वो ला नहीं सकता, तो उसमें मंडी टैक्स होता है। स्टेट को उसमें करीब करीब 8% ये टैक्स लगाते हैं। उसमें 2.5% कमीशन एजेंट का होता है और मंडी टैक्स होता है, कुछ और टैक्स मिला के सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो पंजाब में लगते हैं। तो इसलिए पंजाब सरकार भी, पंजाब वो परेशान है कि उनकी पावर गई, क्योंकि उनका 8% तो फिर एपीएमसी को लाएगा नहीं प्राइवेट मंडी में। इसीलिए आपने देखा होगा किसानों की एक और मांग ये हो गई कि इस पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि जो प्राइवेट मंडी है, ट्रेड एरिया, उस पर भी उतने टैक्स लगे। लेकिन वो टैक्स स्टेट नहीं ले सकती, वो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ये भी एक दुखड़ा है इनका, किसानों का भी और स्टेट्स का भी। स्टेट की पार्टी इसीलिए खिलाफत कर रही है। तो अब फार्म लॉ को अगर धीरे धीरे समझने की कोशिश करें तो पहला फार्म लॉ जो आता है वो है, नाम है इसका द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 नॉट 90। तो ये जो है, इसमें ये 5, इसको बैकडोर एंट्री से क्यों लाया गया, ये भी बड़े ताज्जुब की बात है। इससे ये एक्चुअली डाउट पैदा कर दिया, इसीलिए शोर ज़्यादा हो रहा है कि 5 आपको जब आप कह रहे हैं इतना बड़ा सुधार कर दिया हमने। अरे बड़ा सुधार बहुत समय लेके किया, बहुत समय से गारंटी थी कि कुछ करेंगे कुछ करेंगे। अब इतना बड़ा सुधार और आप ऑर्डिनेंस से कर रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आया। 5 जून को, और उसमें जल्दबाजी की इन्होंने, यानी 30 सितंबर 2020 में जो हंगामा हुआ राज्यसभा में, उसमें आप देख सकते हैं कि वॉइस वोटिंग से कर दिया। लोग अपनी सीट पर नहीं बैठे थे कोरोना की वजह से, तो आप तो हार नहीं सकते थे। मोदी गवर्नमेंट इसलिए नहीं आ सकती थी, आपके पास 353 तो लोकसभा में है और 100 के करीब आपके वहाँ अगर जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट भी करते तब भी आप जीतते। तो ये जो वैलिडिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता कि फॉर्म लॉ इनवैलिड है, इलीगल है। दूसरा, इनको पावर नहीं है सेंटर को, ये भी गलत है। जो दुष्यंत दवे साहब ये कहते हैं कि हम तो ये तो इलीगल है, हम तो सुप्रीम कोर्ट से करा लेंगे, नो, क्योंकि पावर्स हैं एंट्री 33 में, सारी पावर्स हैं, सेंटर लॉ बना सकता है। अब इसमें फार्म, एक एक शब्द को समझें। प्रोड्यूस मतलब फार्म प्रोड्यूस जो भी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ट्रेड मतलब बेचना खरीदना। कॉमर्स मतलब उसकी फैसिलिटी, उसका पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें रिलेटेड, जैसे अमेजोन पे वो कॉमर्स है, ई कॉमर्स, इस टाइप की चीज़। प्रमोशन है कि हम प्रमोट कर रहे हैं फार्मर्स के प्रोड्यूस को। कैसे प्रमोट कर रहे हैं? प्राइवेट मंडी बना के। फैसिलिटेट क्यों कर रहे हैं? कि हम मार्केट इंटेलिजेंस दे रहे हैं, कमीशन एजेंट को बैठा रहे हैं और उसमें सबको डिफाइन कर रहे हैं। फिर इसमें एक जल्दी मैं ये करूँगा, क्योंकि ये आप देख भी सकते हैं और लॉ को आपको पढ़ना चाहिए अगर आप एस्पिरेंट्स हैं। तो इसमें तो एक नई टर्म इन्होंने निकाली है, फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोऑपरेशन के लिए इशारा है। ये आप सोचिए, जो अमूल का गुजरात वाला था, हो सकता है कल को ये बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव फेडरेशन बना लें, रजिस्टर या अगर रजिस्टर ना भी कराएं। ट्रेडर का मतलब हो गया जो खरीदने वाला है। अब इसमें खरीदने वाला वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दूसरा लॉ है, वो उसमें ये यूज होगा। फिर है फ्रीडम टू कॉन्डक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स इन ट्रेड एरिया अदर देन एपीएमसी, सेक्शन 3। सेक्शन 4 में कोई भी जिसके पास पैन कार्ड है ट्रेडर, वो खरीद सकता है। यहाँ बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उसका भी कमीशन एजेंट की तरह पूरी इंक्वायरी हो, पूरा, इट शुड नॉट बी ए ऑपरेटर बाई, कहते हैं नाइट फ्लाइट वाला, वो नहीं होना चाहिए कि रात को गायब हो जाए वो। तो उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन यहाँ है, कमी है इस एक्ट में। पेमेंट ऑफ द सेम डे, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बिहार में एपीएमसी नहीं है, सुनते हैं 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं पेमेंट मिलने में। तो ये यहाँ है 24 घंटे में पेमेंट होना, या नेक्स्ट वर्किंग डे, 36 घंटे से आगे इसमें नहीं लगा सकते। लाइसेंस पर्सन होगा लाइक कमीशन एजेंट, वो फैसिलिटेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म और क्वालिटी एश्योरेंस भी करेगा, मार्केट इंटेलिजेंस भी करेगा, सरकार भी करेगी अलग से, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स कोई फीस कलेक्ट नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट में डेवलप मार्केट इंटेलिजेंस, ये बहुत डिफाइन करने की जरूरत है। फिर एक सेक्शन 8 है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म।
चूँकि मैं इसमें एसडीएम भी रहा हूँ और डीएम भी रहा हूँ दिल्ली में, और मेरा अपना मानना यह है कि इसमें एसडीएम को सारी पावर दे दी। एक तो ये रखा कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एग्रीमेंट होगा वो झगड़ा होगा तो ये कंसोलिडेशन बोर्ड बनेगा, वो मैंडेटरी क्लॉज है। किसी तरह अगर ये नहीं होता है तो एसडीएम कंसोलिडेशन बोर्ड तहसीलदार या उसको बैठा के बनाएगा। 2 आदमी किसान के, 2 आदमी ट्रेडर के होंगे, वो फैसला करेंगे। 1 महीने में फैसला नहीं हुआ तो एसडीएम खुद 1 महीने में करेगा। उसके खिलाफ अगर कैंसिलेशन हो गया तो फिर कोई अपील नहीं है, क्योंकि दोनों की पार्टी साइन है। अगर ये 30 दिन में नहीं हुआ एसडीएम की बात पे, अगर वो राजी नहीं है किसान या ट्रेडर, वो कलेक्टर के यहाँ जा सकते। कलेक्टर में या डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो एडिशनल कलेक्टर रैंक का, वो इसमें डिसाइड करेगा। फिर उसकी भी अपील। इसके बाद फाइनल है, क्योंकि इन्होंने सिविल कोर्ट को बाहर कर दिया। मेरा अपना मानना यह है कि सिविल कोर्ट जैसे लैंड एक्विजिशन में हम लैंड एक्विजिशन कलेक्टर की तरह जब हम उसके कीमत दिखाते हैं तो बहुत कम कीमत होती है, तो सोल्यूशन वगैरह मिलता है हमको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट से। तो मेरा अपना मानना यह है, मेरा अपना सुझाव है कि इसमें कोर्ट को रखें, जुडिशरी को बाहर ना करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फार्म प्रोड्यूसर ट्राइब्यूनल बना दें, जो आप 123 में ये बना सकते हैं, 223 में स्टेट बना सकता है, तो ये बनाने चाहिए। और इसमें एक और मेरा सजेशन है कि इसमें जो इन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का रखा है, जैसे मैं चूँकि एक लॉयर भी हूँ, तो क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए मारपीट का है तो स्टेट वर्सेस एक्यूज बनता है, कुछ और चोरी का मामला है और कुछ का तो स्टेट वर्सेस बनता है। इसमें क्यों ना किसान वर्सेस आप ट्रेडर कह रहे हैं, नहीं, इसमें स्टेट यानी स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग किसान, तो स्टेट वर्सेस ट्रेडर होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और इसमें किसानों को पूरा हक है कि वो इस बात के लिए लड़ें कि लॉ में ये चेंजेस लाएँ, बहुत चेंजेस की ज़रूरत है। एक और बड़ा अच्छा इसमें प्रावधान है कि हो सकता है ट्रेडर धोखा दे जाए, हो सकता है कमीशन एजेंट धोखा दे जाए, फ्रॉड, ये फ्रॉड को पकड़ सकते हैं किसी गवर्नमेंट एजेंसी या एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का होगा, वो अगर उसे पता लगता है कि कुछ धोखा दिया है तो वो अपनी तरफ से पेनलाइज कर सकता है ट्रेडर को भी। सेक्शन 4 में 5 से 7 सेक्शन में जो कमीशन एजेंट्स हैं उनको कर सकता है पनिश, और इसमें सज़ा भी बहुत ज़्यादा है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में आएगी। एक ये ऑर्डर जो एसडीएम के, कलेक्टर के, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सुपरवाइजर के, वो जो हैं दे विल हैव फोर्स ऑफ सिविल कोर्ट डिक्री की तरह, और अमाउंट टू बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अपील इसकी लाई करेगी सेक्शन 9 में 60 डेज में वो डिसाइड होनी है। इसमें पेनाल्टी का प्रोविज़न 25,000 से लेके 10 लाख तक है। सेक्शन 11 के प्रोविजंस देखेंगे आप। सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ये करना चाहिए, मैं रेगुलेट नहीं, दे मस्ट डू इट। सेक्शन 14 कहती है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, वो आएगा कि दिस एक्ट है ओवर राइडिंग पावर्स ओवर एनी एपीएमसी एक्ट, तो इसका मतलब स्टेट बिल्कुल आउट हो गया पावर, नो ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो ये एक तरीके से पहला एक्ट हो गया। हालांकि ये एक्ट नंबर 2 है, पहला एक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग जो है वो नोटिफाई हुआ था एनीवे, बट हम एक्ट नंबर 2 कहेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग को। इसका नाम है, नाम समझ लें एक एक वर्ड को, कि एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। हर शब्द का एक मतलब है। एम्पावरमेंट, उसको एम्पावर कर रहे हैं कि वो एंटर कर सकता है एपीएमसी के बाहर ट्रेडर को बेचने के लिए। प्रोटेक्शन है कि उसके इतने प्रोडक्शन के 24 घंटे में पेमेंट होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा तो उसके तरफ से पूरी सुनवाई सरकार भी करेगी। एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, प्राइस एश्योर किया जाएगा, जो एग्री किया वो प्राइस से कम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा लेकुना है कि प्राइस एश्योरेंस, आप यहाँ रेम्यूनरेटिव प्राइस की जिक्र कर सकते हैं कि मंडी में तो आप इससे एमएसपी से कम पे बेच ही नहीं सकते, तो यहाँ भी ऐसा कुछ कर दो कि जो मार्केट के प्रिवेलिंग रेट हैं उसके 80% से कम पे नहीं करें। ये कुछ ज़रूरी है, नहीं तो यही बहुत बड़ा एक इशू है जिसमें फार्मर कर रहा है वो लुक जाएगा, क्योंकि वो जो कारपेट आएगा, अदानी अंबानी और सब आएंगे, वो तो उससे आधे पैसे में भी ले लेंगे अगर सूखा पड़ेगा। तो यह है कि इससे कम पे वो
एग्रीमेंट नहीं हो सकता, रिडेंडेंट होगा। ये बहुत ज़रूरी है किसानों को। कई चीज़ों में मैं किसान का जो आंदोलन है बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि किसान का जो प्रोड्यूस है, उसका जो बिजनेस है, देखिए आप 50% जनता वो किसान है इंडिया में। कितना जीडीपी है हमारा? 15%। ग्रोथ रेट है 4%। क्या किसान को हक नहीं है कि हम बिजनेस कर रहे हैं 25%, अदानी अंबानी बन रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म में हो रहे हैं, तो क्या उसका नहीं है कि उसका बेटा पढ़ा लिखा वो किसानी करने क्यों नहीं जाए? प्रॉफिटेबल बनाने की ज़रूरत है। सारी सुविधाएं दो। एमएसपी जो बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। क्यों? वो अगर उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है उसमें भी प्रॉफिट होना चाहिए उसका। एमएसपी बढ़ाइए। आप ना ले, जब महंगा अनाज होगा लोग खरीदेंगे। अभी लोगों के पास इतना पैसा है अपने डिपॉजिट्स में कि वो घूमने जाते हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास काफ़ी रिच हो गया है। तो अगर खाने पीने में अगर थोड़ा महंगाई हो जाए कोई बुराई नहीं, मैं समझता हूँ कि किसान को फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें फार्म एग्रीमेंट, ये सब टर्म्स हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट, ये रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, एसडीएम है या जो भी है अफसरों को, कौन रजिस्टर करेगा उसको। एक प्रोडक्शन एग्रीमेंट होगा। ये एक मॉडल एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। हालांकि जिक्र है किया है सरकार ने, मे कम आउट विद मॉडल लॉ, बट दे हैव टू प्रोवाइड कि इसके अलावा अगर कोई भी और टर्म हुई और ये इसमें से कोई टर्म नहीं हुई तो वो नल एंड वाइड होगा एग्रीमेंट। ये ज़रूरी है, क्योंकि किसान तो पढ़ा लिखा नहीं है और ये बड़े सेठ लोग हैं कॉर्पोरेट, ये पूरे वकीलों को लेके आएंगे, तो इनकी पूरे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो इसमें मिनिमम पीरियड क्या होगा एग्रीमेंट का? एक फसल या वन प्रोडक्शन साइकिल ऑफ लाइव स्टॉक, या मैक्सिमम 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटी देगी फार्मिंग एग्रीमेंट में बनाने में, मॉडल एग्रीमेंट, और एक्सप्रेसली इसमें प्रोवाइड किया जाएगा गारंटेड प्राइस विल बी पेड ऑन द सेम डे और विद इन 3 days। डिलीवरी विल बी एट फार्म गेट, यानी उसको ट्रांसपोर्ट और इसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा किसान को, और कुछ उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, गोडाउन या और कुछ खाद डालने को, तो वो फार्म उसके एग्रीमेंट में तय होगा और सारा पेमेंट ये करेगा अपने खर्चे पर ट्रेडर, और कंस्ट्रक्शन करना होगा तो अपने खर्चे पर कराएगा और अपने खर्चे से उसको हटाएगा, नहीं तो उसका मालिक बन जाएगा किसान। ये सारी सुविधाएं दी हैं। फिर है कि सच प्रोड्यूस टू बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 7 बाई एनी टैक्स फीस, जैसे स्टेट को बाहर कर दिया। फिर है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये अलग से भी एक इन्होंने, एक तीसरा एक्ट है 1 पेज का है छोटा सा, वो उसमें सिर्फ एक लाइन ये है कि जब ये किसान से प्राइवेट पार्टी जो माल खरीदेंगी तो कहीं स्टोर करेंगी। अब आलू प्याज की कमी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा दिया, तो पता लगा आप गिरफ्तार हो गए, तो इसमें तो गिरफ्तारी है। तो इसमें उसको, क्योंकि हमें इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, जो अब तक हुआ नहीं है। ये एक बड़ा सपना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने वाला है, लेकिन उसमें सुविधाओं की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट पार्टी जब ये एंटर करेगी, जब उसे देखेगी उसका भी प्रोटेक्शन है, यानी उसको जेल नहीं भेजेंगे आप एसेंशियल कमोडिटीज़। तो जितना वो आप इसमें जो एक्ट में मैं अभी बताऊंगा उसमें क्या इन्होंने किया है, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो प्रोड्यूसर, जो ट्रेडर्स हैं, उनको पूरी सुविधाएं दी गई है कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई, आप स्टोर कर सकते हैं माल को। एक स्पॉन्सर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग ओनरशिप राइट्स और मेकिंग परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑन फार्म लैंड। लैंड के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, सिर्फ प्रोड्यूस के साथ होगा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन बोर्ड इसमें भी होगा, और बिल्कुल वही जो एसडीएम का तरीका है, ये सब है, सारे वही लॉ लगेंगे 11, 12, 13, 14 हैं। इसके बाद फर्स्ट अपील होगी, वो कलेक्टर के पास होगी, और डिसीजन टू बी 30 days। ये सेम रिपीटेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में भी होना जरूरी है। फार्मर टू कंपनसेट फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाइल स्पॉन्सर कुड बी पेनलाइज 1.5 times। ये देखने वाली बात है कि 1.5 गुना, यानी अगर 1 लाख की फसल है तो उसको 1,50,000 जुर्माना पड़ सकता है, लेकिन फार्मर पे कोई जुर्माना नहीं है। इसी तरह अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया फार्मर ने, या फोर्स मेज्योर होता है कि कोई ऐसी विपदा हुई जिसमें फसल खत्म हो गई, तो उससे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू या उसके लैंड को कब्जा नहीं कर सकता ट्रेडर, ये उसका प्रोटेक्शन है जो
एम्पावरमेंट प्रोडक्शन की बात। सेक्शन 15 कहती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 14 नो एक्शन फॉर रिकवरी। जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर लैंड से उसका कोई लेना देना नहीं ट्रेडर का, इसलिए ऑल अथॉरिटीज पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्शन है कि भाई गुड फेथ में अगर उन्होंने काम किया है। सिविल कोर्ट बार्ड हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो अफसर हैं उनका जो ऑर्डर होगा डिक्री किया जा सकता है। तो ये हो गया 2 एक्ट। फार्म एक्ट 3 जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज में सिर्फ सेक्शन 3 में अमेंडमेंट किया गया है और ये है नॉट, ये बड़ा अच्छी तरह समझ लें कि अब सरकार ने अपने हाथ बांध लिए कि वो सिवाय फेमीन के, वार के और एब्रप्ट प्राइस राइज के या नेचुरल कैलेमिटी के अलावा किसी भी केस में एसेंशियल कमोडिटी का ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि इससे ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइवेट पार्टी करें तो होल्ड करेगा। अब बड़ी बड़ी पार्टी बिग बास्केट और ये तो चिप्स बनाने वाले हैं, 1 लाख टन आलू लेंगे तो रखेंगे तो यहीं कहीं। तो आप कह दो भाई अब तो आप 25 किलो आलू से ज़्यादा रख नहीं सकते। तो लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रा इन्होंने लिखी है कि अगर एब्रप्ट प्राइस राइज हो जाए तो लिमिट कंडीशन shall only be made if there is 100% increase in retail price of horticulture। फल सब्जी में अगर 100% यानी 100 रुपये की जो है आलू 200 रुपये का हो गया पिछले 1 साल के एवरेज में, तो ये जो है एसेंशियल कमोडिटी में कवर हो सकता है। अगर 50% यानी 100 का 150 हो गया सीरियल्स में, पल्सेस में, तो सरकार कर सकती है। इसके अलावा किन्हीं हालात में जैसे मैंने बताया वो नहीं कर सकते एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। तो ये हुआ एक्ट के हिसाब से। अब इसमें और 2-4 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि क्या इस सेंटर को करना चाहिए था, लोगों की क्या ओपिनियन है। अशोक गुलाटी साहब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चर से शेखर गुप्ता, इतने इन सब ने जो बहुत टॉक दी है इस पर, और सबका कहना यह है कि हो सकता है 1991 का रिपीट हो और एक ऐसा विजन आ जाए कि किसान के जो 4% के बजाय 6% ग्रोथ हो जाए, उसका जो 15% जीपीजी 30% हो जाए। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर, देखिए हर दुनिया में हर जगह देखा जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आया है तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। अगर इन्वेस्टमेंट हो गया, अब देखिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। मैं जब आज़ादपुर मंडी का एडमिनिस्ट्रेटर था और जब फल सब्जी के दाम शहर में बढ़ते थे तो सरकार हमसे कहती थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब आप एक नोटिफाई करो कि आपके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या एक्शन है और सरोजनी नगर में, ईस्ट ऑफ कैलाश में और कनॉट प्लेस में कितने का बिक रहा है। सच मानिए हमें बड़ा दुख होता था, आलू 4 रुपये किलो एक्शन हो रहा है, 40 रुपये किलो मार्केट में, यानी 5 किलोमीटर दूर। प्याज 8 रुपये किलो ऑक्शन हो रही है मंडी में, किसान बेचारे को अपना पैसा भी नहीं मिल रहा और वो 50 रुपये मार्केट में जा रही है। ये सब चीज़ें रुक जाएंगी। क्यों? इनमें 6 बिचौलिए हैं। हम आड़तिया बोलते हैं APMC में, आड़तिया रिटेलर को देते हैं, माशाखोर होते हैं जैसे कहलाते हैं यहाँ पर। वो 6 जगह बिचौलिए होते हैं और बढ़ता जाता है प्राइस। जो रिटेलर वेंडर है जो अपनी गलियों में आता है वो कहता है 40 रुपये किलो और उन्हें लो, वो लाता है 20 रुपये, वो आड़ती से लेता है इतने। तो ये सब चीज़ें साइकिल है। अब क्या होगा, अगर ग्लूको बिस्टर बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको अगर आटा गेहूँ चाहिए तो 1 लाख टन वो लेंगे, वो आपसे अगर 15 रुपये किलो से ले रहे हैं तो वो 30 रुपये किलो के हिसाब से बन गए, यानी बिचौलिए खत्म हो गए। इसीलिए एजुटेशन भी है, क्योंकि ये आधा जो एजुटेशन फार्म हाउस पर है ये बिचौलियों का है। उनका बिल्कुल पत्ता साफ कर दिया और 6 किस्म के बिचौलिए, उन्हीं का मार्केट, उन्हीं की मोनोपोली। उसमें सब पॉलिटिशियन भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हर एक मिला हुआ है। तो इसमें उनके फ़ायदे खत्म हैं, इसीलिए पूरा समर्थन पीछे से मिल रहा है इन किसानों को, और किसानों को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्यों कि जो कल आने वाला है वो क्या है, किसानों का होगा। लेकिन किसानों को एक बार इकट्ठा हो गए हैं, मेरा अपना मानना है कि इस वक्त पूरा अड़ना चाहिए। रिपील करने की बात नहीं है, रिपील तो करना भी नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि ये एक विजन लॉज है। लेकिन इस पर अड़ना चाहिए कि अपनी मांगें पूरी करा लें, MSP के दाम बढ़वा लें, APMC में जो खामियां हैं पूरी करा लें, FCI के करप्शन दूर करने की तैयारियां करा लें, और क्वालिटी कंट्रोल पर प्राइस के प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उनको।
और सारी चीज़ों का फ़ायदा होना चाहिए। और अगर ये सब कुछ होता है तो ये एक वरदान साबित होगा किसानों के लिए। मुझे लगता है कि अगर सरकार पूरा प्रोटेक्शन दे, डिस्प्यूट में भी और मॉडल एग्रीमेंट में भी पूरा प्रोटेक्शन अगर देती है किसानों को एक तरफ और ये सारे कारपोरेट एक तरफ, तो मैं समझता हूँ कि एक रिवोल्यूशन आएगा। लेकिन ये रिपील की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसमें किसान की जितनी मांगे हैं जैसे मैंने जिक्र किया वो सब पूरी हो जाए। इसके अलावा डियर एस्पिरेंट्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, चूँकि मैं ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ एक तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज ऑन एनी इशू रिलेटेड टू क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एग्रीकल्चर का बने, कैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, कैसे मॉडल एग्रीमेंट। अरे पीपीपी में आपने बनाते, इसमें भी ये बनाइए। आपने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, हमारा सपना था जब मैं उस टाइम तो ये मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, जब मैं आज़ादपुर मंडी का एडमिनिस्ट्रेटर होता था तब ये था टीवी पर, जैसे एम्स्टर्डम में फूलों की बिक्री होती है, ऑक्शन होते हैं कि आलू दिखाया ये क्वालिटी है, क्वालिटी का एश्योरेंस सर्टिफिकेट लिया और उसको बेचा, तो कोई भी उसमें खरीद सकता है। अरे वो आलू जो 4 रुपये का बेच रहा है किसान, आज वो 25 रुपये का बेचेगा, ये गारंटी है मेरी। तो किसानों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया तो अपनी मांगें पूरी कराइए, सारे फैसिलिटीज़ लीजिए ताकि किसान, ये फार्मर जो है, ये फार्म प्रोड्यूस किसानी जो है ये प्रॉफिटेबल बिजनेस समझ ले। जितने हमारे किसान भाइयों के पढ़े लिखे बेटे हैं वापस जाएं और बिजनेस की तरह किसानी करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।